हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित एंड वेलकम टू डियर लर्नर एकेडमी। एक बार फिर से आप सभी का डियर लर्नर एकेडमी में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं, हमने कल इस वीडियो में क्या डिस्कस किया था, तो यूपी जीके से संबंधित टॉप 75 क्वेश्चंस जो महाभारत सीरीज में दिए गए थे। फर्स्ट प्रैक्टिस सेट में 150 क्वेश्चन थे, जिसमें से हमने 75 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व किया था और आपका रिस्पांस भी हमें अच्छा मिला है। इसी कारण हम दूसरा वीडियो लेकर आ रहे हैं। इसमें हम बात करेंगे 75 के आगे जितने भी क्वेश्चंस बचे थे फर्स्ट प्रैक्टिस सेट में, उसके बारे में। चलिए अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किसान वृद्धावस्था पेंशन योजना जो है कब प्रारंभ की गई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 2003 में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में एस्बेस्टॉस पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है, तो यहाँ पर मिर्ज़ापुर और झांसी, ये दोनों ऑप्शन आपका सही होगा। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर और झांसी में एस्बेस्टॉस पाया जाता है। अब इसी क्रम में हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई थी? तो इसका सही जवाब जो है आपका होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जनपद में 300 टन कचरे से 5 मेगावाट बिजली उत्पादन की एक प्रदर्शन परियोजना स्थापित की गई है? तो इसका जो सही जवाब है वह होगा आपका लखनऊ। लखनऊ में 300 टन कचरे से 5 मेगावाट बिजली उत्पादन की एक प्रदर्शन परियोजना जो है स्थापित की गई है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला किया है कि ताज ट्रेपेजियम जोन को पर्यावरण मित्रवत ग्रीन पावर प्रदान करे। यह ग्रीन पावर क्या है? इसके ऑप्शन में दिया गया है खोई पर आधारित पावर का सह उत्पादन, यही इसका ऑप्शन सही होगा। देखिए हमारे पास टाइम की भी शॉर्टेज है, इसलिए हम केवल जो सही ऑप्शन है उसी को डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। बाकी तो आपके पास ये बुक होगी। एग्जामपुर के विवेक सर ने महाभारत सीरीज जो लॉन्च की है प्रैक्टिस सेट की, उसमें उत्तर प्रदेश री एग्ज़ाम से संबंधित बहुत ही टॉप लेवल के क्वेश्चंस को रखा गया है। आप लोग उसे जाकर लीजिए और उसे सॉल्व कीजिए ताकि आपकी तैयारी और भी मजबूत हो सके। तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो है आपका कहाँ पर है? मेरठ में है। उत्तर प्रदेश में रेणुकूट में हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण है इसकी निकटता। किसकी निकटता है? तो आप कह सकते हैं कि इसकी निकटता शक्ति के स्रोत से है। ठीक, उत्तर प्रदेश में रेणुकूट में हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण है शक्ति के स्रोत की निकटता। अब इसी क्रम में हम थोड़ा सा अपने आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। निम्नलिखित विद्युत संयंत्रों में कौन सा विद्युत संयंत्र गैस पर आधारित है? ये हमारा अगला प्रश्न है। इसके ऑप्शन है ए औरैया, ऑप्शन 2 कह रहा है दादरी, ऑप्शन 3 कह रहा है टांडा, ऑप्शन 4 कह रहा है ऊंचाहार। तो हमें सही क्रम मतलब इसका मतलब कौन कौन से आधारित है उसको केवल देखना है। तो आप कह सकते हैं कि ऑप्शन 1 और 2 औरैया और दादरी जो है विद्युत संयंत्रों में गैस पर आधारित है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। उत्तर प्रदेश को बिजली बेचने के लिए निजी क्षेत्र की पनबिजली परियोजनाएं उत्तराखंड में कहाँ स्थापित की गई हैं? मतलब जो उत्तर प्रदेश को बिजली बेचने के लिए निजी क्षेत्र की पनबिजली परियोजनाएं उत्तराखंड में स्थापित की गई हैं, वह पर कहाँ पर स्थापित की गई हैं हमें यह बताना है। तो ये स्थापित की गई हैं कहाँ पर? विष्णुप्रयाग व श्रीनगर। मतलब 1 और 2 ऑप्शन दोनों सही है। ठीक है, विष्णुप्रयाग और श्रीनगर में स्थापित की गई हैं। ठीक, हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि मान्यवर श्री कांसीराम कृषि एवं औद्योगिक विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका स्थित है कहाँ पर? बांदा में। अगले प्रश्न की बात करें, उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना कब से लागू है? तो उत्तर प्रदेश में जो है चकबंदी योजना आपकी कब से लागू है? 1954 से। ठीक, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। इसी क्रम में हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। सोगाई पंप, देखिए यहाँ पर दिया है सोगाई पंप नहर की निर्माण परियोजना किस जनपद में है? तो इसकी निर्माण परियोजना जो है वह किस जनपद में है? गाजीपुर में है। गाजीपुर में आपको देखने को मिल सकती है। नहीं, इसका जो निर्माण परियोजना है वह कहाँ पर है? चंदौली में। चंदौली में आपको सोगाई पंप नहर की निर्माण परियोजनाएं देखने को मिल सकती हैं।
अब इसी क्रम में हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि टोपरा मेरठ में से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया। ठीक, कह रहा है क्या, टोपरा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ को लेख जो है दिल्ली कौन लाया था। तो इसका जो सही जवाब है वह है आपका कौन सा, फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो उत्तर प्रदेश में बहने वाली पवित्र नदी गंगा किन नदियों के मिलने से बनी है। तो हमें बताना है कि गंगा जो पवित्र नदी है वह किन नदियों के मिलने से बनी है। तो आप कह सकते हैं कि अलकनंदा व भागीरथी, इन 2 नदियों के मिलने से गंगा नदी का निर्माण होता है। अब इसी क्रम में हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न को देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। हमारा अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम की स्थापना कब की गई। तो उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम की स्थापना कब की गई थी, वर्ष 1969 में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जनपद का अति सघन वन क्षेत्र सर्वाधिक है। ठीक, मतलब किस जनपद का में ज़्यादा घन पाए जाते हैं, वन पाए जा रहे हैं। ठीक, अति सघन वन क्षेत्र सर्वाधिक है। तो आप कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का लखीमपुर खीरी में जो है अति सघन वन क्षेत्र सर्वाधिक पाए जाते हैं। अब इसमें दिया क्या गया है अगले प्रश्न में कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इसको देखना है हमें, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। नवाबगंज पश्चिम विहार का संबंध किससे है। तो हम कह सकते हैं कि नवाबगंज पश्चिम विहार का संबंध आपका किससे है, गाजियाबाद से है। उसके बाद आप कह रहे हैं ओखला पश्चिम विहार का संबंध किससे है, रायबरेली से है। इसके बाद आपका समसपुर पश्चिम विहार जो है वह कहाँ पर है, उन्नाव में है। और एक बच रहा है पार्वती आरंगा पश्चिम विहार जो है वह कहाँ पर है, गोंडा में है। हमें इन सब के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तभी हम जीएस में अच्छा मार्क्स कर सकते हैं। जीएस एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, अगर आप बढ़िया से इसे तैयार कर लेते हैं तो आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। तो चलिए हम इसी क्रम में आगे चलते हैं, देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि इसमें भी क्या करना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कुछ कथन दिए गए हैं, उसके बाद कूट से हमें सही उत्तर का चयन करना है। तो कूट में क्या कहा गया है कि लौह अयस्क का सबसे संपन्न भंडार कर्नाटक में पाया जाता है, पहला कथन है। भारत विश्व में लौह अयस्क का दूसरा बड़ा उत्पादक है। ठीक, और तीसरा कह रहा है कि भारत में ओडिशा लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो हमें सही कूट का इसमें से सही उत्तर चुनना है। ठीक है, तो इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी 1 और 3 सही है। पहला क्या कह रहा है, लौह अयस्क का सबसे संपन्न भंडार कर्नाटक में पाया जाता है, ये बात सही है। और दूसरी बात क्या कह रहा है कि भारत में ओडिशा लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये भी बात सही है। ठीक, यानी पहला और तीसरा ये जो 2 विकल्प में दिए गए हैं ये ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं हम अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। मतलब कह रहा है कि भारत का सर्वप्रथम जो है राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो आप कह सकते हैं कि कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका वह भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। राज्य के किस जनपद में बब्बर शेर सफारी पार्क स्थापित किया जा रहा है। मतलब बब्बर शेर सफारी पार्क कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। तो आप कह सकते हैं कि इटावा में, इटावा में जो है इटावा जनपद में आपका बब्बर शेर सफारी पार्क स्थापित किया जा रहा है। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं, देखते हैं हम अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित प्रथम वन्यजीव विहार कौन सा है। मतलब उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रथम वन्यजीव विहार कौन सा स्थापित किया है, इसके बारे में हमें बताना है। तो ये है आपका कौन सा, चंद्रप्रभा पंछी वन्य विहार। ठीक, इसने उत्तर प्रदेश सरकार ने सर्वप्रथम इसे ही स्थापित किया था। अगले प्रश्न में क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो आप कह सकते हैं कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है वह उत्तर प्रदेश राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं, उसमें क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में जड़ी बूटी एवं तेंदू के पत्ते का संग्रहण किसके द्वारा किया जाता है। तो आप कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश वन निगम द्वारा उत्तर प्रदेश में जड़ी बूटी एवं तेंदू के पत्ते का संग्रहण किया जाता है, मतलब उत्तर प्रदेश वन निगम द्वारा। देखिए उत्तर प्रदेश के लिए हमने बार बार कह रहे हैं कि महाभारत सीरीज को सॉल्व करना आप मत भूलिएगा। हमारे चैनल पर सभी महाभारत सीरीज के सभी सॉल्यूशन कराए जा रहे हैं। आप यहां से अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं। आपको जहां से समझ में आ रहा है आप वहां से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि एक बार यहां पर भी विजिट करके आप देख सकते हैं। जो महाभारत सीरीज जो है एग्जामपुर के विवेक सर ने लॉन्च की है, उसका हमने बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्यूशन कराया है। आप एक बार कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। तो चलिए हम इसी क्रम में आगे चलते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि
उत्तर प्रदेश ने उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की है। उत्तर प्रदेश ने उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर क्या अंकित की है, हमें इसके बारे में बताना है। तो वो अंकित की है छठवीं पंचवर्षीय योजना में। छठवीं पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश ने उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की, दर्ज की है। ठीक है, अगले प्रश्न में क्या कह रहा है कि हमें सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। चलिए हम इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि इसमें क्या कह रहा है कि सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है। तो फिरोजाबाद का संबंध किससे है? फिरोजाबाद का संबंध आपका होगा किससे? कांच की चूड़ियों से। ठीक, कानपुर का संबंध किससे होगा? आपका चमड़े के सामान से। कानपुर में चमड़े की फैक्ट्री है। ठीक है, नजीबाबाद, जो नजीबाबाद है उसका संबंध आपका किससे? प्लाईवुड से है। और सहारनपुर में कागज़ और लुगदी बनती है। ठीक है, ये हमने इसका सही से मिलान कर लिया। आप लोग भी कर सकते हैं, इसको नोट्स के रूप में भी लिख सकते हैं, क्योंकि मिलान करने का भी एक आता है आपका। इसमें से अगर आप 2-3 कंफर्म हो जाते हैं तो चौथा ऑटोमेटिक बन जाता है। आप ऑप्शन से भी जा सकते हैं। तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि अगले प्रश्न में भी दिया गया सूची 1 व सूची 2 को सुमेलित कीजिए, यानी सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है। चलिए इसको भी मिला लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि आंवला का संबंध किससे है? उर्वरक से है। ठीक, इसके बाद मोदी नगर का संबंध किससे है? रबड़ से है। बाराबंकी का संबंध आपका किससे देखने को मिलेगा? तो ये मिलेगा पॉली फाइबर से। और कानपुर का संबंध किससे मिलेगा? आपका कानपुर का संबंध मिलेगा किससे? आप कह सकते हैं कि विस्फोटक से। ये सीधे सीधे आपका। तो आंवला का संबंध किससे है? उर्वरक से है। ठीक, आंवला का संबंध आपका किससे है? उर्वरक से है। उसके बाद इसमें दिया है कि मोदी नगर का संबंध किससे है? रबड़ से है। बाराबंकी का संबंध पॉली फाइबर से। और कानपुर का संबंध जो है आपका वह किससे है? विस्फोटक से। चलिए इसी क्रम में हम आगे चलते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि इसमें भी मिलान के लिए दिया गया है। इस प्रश्न में भी मिलान के लिए जाना है कि इस पहले की सूची का मिलान दूसरी सूची से करना है। खुर्जा में ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। तो इसमें देखिए मिट्टी के बर्तन कहाँ पर बनाए जाते हैं? खुर्जा में बनाए जाते हैं। इसके बाद आप कह सकते हैं काष्ठ नक्काशी, मतलब लकड़ी में नक्काशी का कार्य कहाँ पर होता है? सहारनपुर में होता है। काष्ठ पादुका खड़ाऊ कहाँ पर बनाया जाता है? तो आप कह सकते हैं कि खड़ाऊ जो है पीलीभीत में बनाया जाता है और जरी जो है बरेली में। ठीक, तो ये हो गया आपका मिलान। तो इस तरीके से आप मिलान कर सकते हैं। इसमें 1-2 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जैसे मिलान के लिए आते हैं, तो उसमें आप ये ऑप्शन से भी जा सकते हैं। ऑप्शन से भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मिलान कर सकते हैं। तो चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं, यानी उत्तर प्रदेश में आपके कोयले के भंडार कहाँ पर पाए जाते हैं? तो आप कह सकते हैं कि सिंगरौली क्षेत्र में जो है उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि उत्तर प्रदेश में विशिष्ट आर्थिक जोन स्थापित किए गए हैं, यानी उत्तर प्रदेश में कहाँ पर विशिष्ट आर्थिक जोन स्थापित किए गए हैं? मुरादाबाद, कानपुर, नोएडा और ग्रेटर नोएडा, यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश में विशिष्ट आर्थिक जोन स्थापित किए गए हैं। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं हम अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है, यानी नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ पर की जा रही है? तो ग्रेटर नोएडा में जो है नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है। ये अभी हाल ही का क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ पर की जा रही है? तो आप कहेंगे कहाँ पर? ग्रेटर नोएडा में। ठीक, अगले प्रश्न में क्या कह रहा है कि इसमें मिलान करने के लिए दिया है। देखिए मिलान करने के लिए सर ने बहुत दे दिया है, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। वो जानते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए मिलान करना है हमें। 106 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ये कहाँ पर है? लखनऊ में है। इसके बाद भीमराव अंबेडकर हवाई अड्डा कहाँ पर है? इसको छोड़ देना है, मान लीजिए आपको नहीं आ रहा है। उसके बाद क्या करेंगे? लाल बहादुर शास्त्री को देख लेते हैं कि ये कहाँ पर स्थित है। तो ये आपका है वाराणसी में, का मेरठ में है। और सरसवा हवाई अड्डा जो है आपका सहारनपुर में है। ठीक है, ये हो गया सही मिलान। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में है। भीमराव अंबेडकर हवाई अड्डा जो है आपका मेरठ में है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में है। और सरसवा हवाई अड्डा आपका कहाँ पर है? सहारनपुर में स्थित है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि इसमें दिया गया है कि निम्न में से किसका प्रयोग राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में किया जाता है? तो हमें इसके बारे में देखना है कि किसका प्रयोग राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में किया जा रहा है।
तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए जो है सही जवाब होगा। कौन सा? प्रयागराज एवं हल्दिया के मध्य गंगा का प्रयोग जो है किया जा रहा है। अब हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि विधानसभा परिषद क्षेत्र सड़क निर्माण योजना में कितने किमी सड़क का निर्माण किया जा सकता है। ठीक, इसमें कह रहा है कितने किमी सड़क का निर्माण किया जा सकता है, इसके बारे में हमें बताना है। तो ये आपका कितना दिया गया है? 2 किमी। 2 किमी सड़क का निर्माण विधानसभा या विधान परिषद क्षेत्र सड़क निर्माण परियोजना में हम 2 किमी तक का निर्माण कर सकते हैं। अगले प्रश्न में क्या कह रहा है कि महानगरीय बस सेवा का संचालन उत्तर प्रदेश के कुल कितने महानगरों से किया जा रहा है। तो इसका भी जवाब कितना होगा आपका? ऑप्शन ए 9। ठीक, कुल कितने महानगरों में किया जा रहा है? 9 महानगरों में किया जा रहा है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया है। अगले प्रश्न में कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के निम्न 4 जनपदों को 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति की जनसंख्या के अवरोही क्रम यानी घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कोड की सहायता से अपने सही उत्तर चुनिए। ठीक है, क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के निम्न 4 जनपदों को 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति की जनसंख्या में घटते हुए क्रम में हमें दर्शाना है। तो इसका जो है उत्तर आपका कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी सबसे पहले कौन सा आएगा? श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच और लखीमपुर खीरी, यानी सेम जिस प्रकार से ऑप्शन में दिया गया है वह घटते हुए क्रम को ही दर्शा रहा है। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में 15वीं जनगणना के पहले चरण की प्रक्रिया निम्न तिथियों में से किसमें होनी थी। ठीक, 15वीं जो जनगणना के पहले चरण की प्रक्रिया थी वह निम्न तिथियों में किसमें होनी थी, हमें इस बात को बताना है। तो ये आपका है 16 मई से 30 जून 2010 के बीच में। ठीक, ये ऑप्शन इसका सही होगा। अब इसी क्रम में हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों को जनसंख्या 2011 के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही का मतलब होता है कि घटते हुए क्रम में, तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। ठीक, इसमें क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों को जनसंख्या 2011 के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो चलिए इसको हम अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं। क्या दिया गया है कि ऑप्शन ए जिस प्रकार से इसमें दिया गया है, मान लीजिए जिस प्रकार से इसमें ऑप्शन में दिया गया है वही ऑप्शन सही है। इलाहाबाद, उसके बाद गोरखपुर, गोरखपुर के बाद लखनऊ, लखनऊ के बाद मथुरा, यही ऑप्शन इसका सही होगा। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे कम जनसंख्या घनत्व धारण करता है। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व कौन सा जिला धारण करता है, तो आप कह सकते हैं कि ललितपुर। ठीक, ललितपुर इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के अधिकतम घनी आबादी एवं न्यूनतम घनी आबादी वाले जिले क्रमशः कौन कौन से, मतलब 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार उत्तर प्रदेश के सबसे ज़्यादा आबादी वाले और सबसे कम आबादी वाले जिलों को हमें चूज़ करना है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कौन सा होता है। गाज़ियाबाद सबसे अधिक आबादी वाला और ललितपुर सबसे कम आबादी वाला जिला होता है। ये ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि कथन ए, भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़ा हुआ राज्य है। अब इसका कारण दिया गया है, राज्य के विभिन्न भागों के विकास स्तर में स्पष्ट भिन्नता मिलती है। अब देखिए क्या कारण जो कथन दिया गया है उसका कारण सही है या कथन का सही कारण आर दर्शा रहा है कि नहीं, हमें इस बात की पुष्टि करना है। तो इसमें क्या कह रहा है कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर जो है ए का सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक, ऑप्शन बी सही कह रहा है कि मतलब ए और आर दोनों बातें सही कही गई हैं, लेकिन जो आर कारण दिया गया है वह एक की सही व्याख्या नहीं कर पा रहा है, यही इसका जवाब दिया गया है। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर, देखते हैं हमें अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्न कथनों में से कौन सा सही है। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न कथनों में से कौन सा सही है, हमें ये देखना है। तो इसका जवाब क्या होगा आपका, आप बता सकते हैं कि ऑप्शन बी यानी सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला ललितपुर है, ये इसका सही जवाब है। ठीक, अब चलते हैं हम इसी क्रम में अपने अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में कौन सही सुमेलित है। मतलब 117 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि कौन सही सुमेलित है। तो भोक्सा जो है बिजनौर से है, यही सही सब। इसमें सर्वाधिक जनसंख्या वाली जाति कौन सी है, थारू है। थारू जनजाति जो है उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि
सर्वाधिक अनुसूचित जातियों के प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो सोनभद्र जो है सर्वाधिक अनुसूचित जातियों के प्रतिशत वाला जिला है, सोनभद्र। ये सब प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं प्रीवियस ईयर में, इस यहाँ से क्वेश्चंस बने हैं, तो हम इसे छोड़ नहीं सकते। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सा है? यानी देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग की बात कर रहा है कि वह कौन सा है। तो आप कह सकते हैं कि देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग जो है इलाहाबाद प्रयागराज, यानी इलाहाबाद प्रयागराज हल्दिया जलमार्ग जो है देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग है। अब इसी क्रम में हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में सड़क की लंबाई कितनी होगी? तो गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में जो सड़क की लंबाई जो है वह कितनी होने वाली है? 1047 किमी। अब अगली में दिया गया है कि सूची का मिलान करना है, तो सूची का मिलान आप लोग अपने से कर सकते हैं। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में प्रारंभ होने वाला सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? 123 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या है आपका? NH7। यही जो है सबसे लंबा राजमार्ग है। उत्तर प्रदेश से प्रारंभ होने वाला सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? NH7। ठीक, ये इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 से नहीं जुड़ा है? संख्या 3 से मतलब राजमार्ग संख्या 3 से नहीं जुड़ा है, इसमें से हमें वह बताना है। तो 124 का जो है आंसर होगा आपका कौन सा? भोपाल। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। लखनऊ का प्राचीन नाम क्या था? मतलब लखनऊ का पुराना नाम हमें बताना है कि क्या था। तो लखनऊ का पुराना नाम था लक्ष्मणपुर। लखनऊ का प्राचीन नाम क्या था? लक्ष्मणपुर। आगे चलते हैं। नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस का नाम कब बदलकर यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध कर दिया गया था? मतलब उत्तर प्रदेश की ही बात कर रहा है कि इसका नाम बदलकर कब आगरा यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध कर दिया गया था। तो 126 नंबर क्वेश्चन का जवाब होगा क्या? 1902 में इसका नाम बदलकर, यानी नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस का नाम बदलकर यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध कर दिया गया था। चलिए इसी क्रम में हम आगे चलते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि गाजीपुर की स्थापना किसके द्वारा की गई? गाजीपुर की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी, इसके बारे में हमें बताना है। तो सैयद मसूद गाजी के द्वारा ही गाजीपुर की स्थापना की गई थी। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में द्रोणाचार्य जी की का मंदिर अवस्थित है? तो आप कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में। ठीक, उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में द्रोणाचार्य जी का मंदिर अवस्थित है। यहाँ इसका ऑप्शन क्या होगा? गौतम बुद्ध नगर। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? मतलब सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है, इसके बारे में हमें बताना है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद आपका कौन सा है? तो आप कह सकते हैं कि गौतम बुद्ध नगर जो है सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद है। आगे चलते हैं, हमारा अगला प्रश्न क्या कर रहा है? 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता दर रही थी? तो 130 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या होगा? श्रावस्ती इसका सही जवाब होगा। देखिए हमें जनगणना के बारे में भी क्वेश्चंस बराबर देखने को मिल रहे हैं, तो हमें यह पोर्शन भी तैयार करना है। ज़रूरी नहीं है कि यहीं से आने वाला है, लेकिन हमें इस क्वेश्चंस को भी तैयार करना है ताकि हम कोई भी क्वेश्चन छोड़ने ना पाएँ। ठीक है, तो चलिए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर सर्वाधिक थी। उत्तर प्रदेश का जो जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर कब सर्वाधिक थी, हमें यह बात बतानी है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी सही है। वर्ष 1991 से 2001 के दौरान जो है 10 की वृद्धि दर सर्वाधिक रही थी। अगले प्रश्न में क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जनपद कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जनपद जो है वह आपका है लखीमपुर खीरी। अगले प्रश्न की बात करें तो अगले प्रश्न में दिया गया है क्या? बदायूं की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो बदायूं की जामा मस्जिद का निर्माण कराने वाले व्यक्ति कौन थे? आप कह सकते हैं कि बदायूं की जामा मस्जिद का निर्माण कराने वाला व्यक्ति इल्तुतमिश था।
विदुरकूटी उत्तर प्रदेश के किस जनपद में अवस्थित है? तो विदुरकूटी उत्तर प्रदेश के बिजनौर में अवस्थित है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि महोबा का सूर्य मंदिर किस वंश के शासकों द्वारा बनाया गया था? तो महोबा का जो है आपका सूर्य मंदिर जो है वह किस शासकों के द्वारा बनाया गया था? तो आप कह सकते हैं चंदेल शासकों के द्वारा बनाया गया था। महोबा का सूर्य मंदिर चंदेल शासकों द्वारा बनाया गया था। इसी क्रम में हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि मगहर किस जनपद में अवस्थित है? मगहर की एक फेमस कथा थी जो कबीरदास ने कहा था कि काशी में मरने वाले स्वर्ग जाते हैं और मगहर में मरने वाले नरक जाते हैं, लेकिन कबीरदास जी अपने अंतिम क्षणों को मगहर में ही त्यागे थे। ठीक है, तो उस मगहर की बात कर रहा है कि मगहर किस जनपद में अवस्थित है? तो हम कह सकते हैं कि मगहर जो है संत कबीर नगर में अवस्थित है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, संत कबीर नगर। ठीक, 136 का ऑप्शन बी सही है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश की आर्थिक विकास दर क्या थी? 11वीं पंचवर्षीय योजना जो थी उसमें उत्तर प्रदेश की आर्थिक विकास दर क्या थी, हमें इस बात का ध्यान रखना है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए 5.6% उत्तर प्रदेश की आर्थिक विकास दर रही थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश की आर्थिक विकास दर जो थी वह 5.6% थी। अगला प्रश्न है क्या निम्न में कौन सही सुमेलित हैं, हमें उसको देखना है। तो भोटिया बाराबंकी उत्तराखंड, बुक्सा बिजनौर, राजी गोरखपुर उत्तराखंड, थारू बांदा तराई। तो 138 का जो है वो ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि कर्मा लोक नृत्य किस जनजाति का है? कर्मा लोक नृत्य जो है आपका किस जनजाति का है? तो आप कह सकते हैं खरवार जनजाति का है। थारू जनजाति के लोग उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में रहते हैं? तो थारू जनजाति के लोग उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में रहते हैं। अब चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि किस जनजाति में संयुक्त परिवार की प्रथा है? तो ये ऑप्शन ए है, थारू जनजाति में जो है संयुक्त परिवार की प्रथा थी। किस जनजाति में बिरादरी पंचायत प्रमुख राजनीतिक संगठन है? तो आप कह सकते हैं कि बुक्सा जो है जनजाति है इसमें बिरादरी पंचायत प्रमुख राजनीतिक संगठन है। उत्तर प्रदेश की एसजीडीपी में प्राथमिक सेक्टर का योगदान है कितना प्रतिशत है? तो आप कह सकते हैं कि इसमें 34.9% इसका प्राथमिक सेक्टर में योगदान है। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में किस पंचवर्षीय योजना में कृषि विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? तो उत्तर प्रदेश में जो है 10वीं पंचवर्षीय योजना में, ठीक, 10वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि विकास को सर्वोच्च जो है प्राथमिकता दी गई थी। अगले प्रश्न की बात करें तो पहरिया जनजाति का निवास स्थान क्या है? तो पहरिया जनजाति का निवास स्थान आपका है होगा सोनभद्र। अब चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि किस जनजाति में घर जमाई की व्यवस्था बढ़ रही है? ये प्रश्न में देखने को मिल रहा है, बहुत नया नया प्रश्न है। किस जनजाति में घर जमाई की व्यवस्था बढ़ रही है? तो आप कह सकते हैं कि 146 का जो है ऑप्शन नंबर बी बुक्सा जनजाति में घर जमाई की व्यवस्था बढ़ रही है। अगले प्रश्न में क्या कह रहा है कि थारू जनजाति के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो 147 का जो है डी ऑप्शन सही है। इस उपरोक्त में से कोई नहीं, सब सही है। ठीक, सब सही है, इसमें से कोई भी असत्य नहीं है। इसमें क्या कहा गया, अधिक मदिरा पान करने के कारण ये थारू कहलाते हैं, ये भी सही है। इनमें मंगोल प्रजाति के लक्षण पाए जाते हैं, ये भी सही है। ये बड़ी चोटी रखते हैं, ये भी सही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि किस जनजाति के लोग जीवित पुत्रिका पर्व को बड़े धूमधाम से मनाते हैं? जीवित पुत्रिका पर्व को बड़े धूमधाम से मनाने वाले जनजाति कौन सी है? तो आप कह सकते हैं कि खरवार जनजाति ऑप्शन इसका सही होगा। किस जनजाति के समाज की मूल इकाई गोत्र है? तो इसका जो है सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी बुक्सा। अगले प्रश्न की बात करें तो बुंदेलखंड विकास निगम की स्थापना कब की गई? तो बुंदेलखंड विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? इसका सही जवाब है आपका 2008। प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश का यूपी जीके का जो प्रैक्टिस सेट था, हमने पहले प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर लिया है। 150 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। 75 क्वेश्चंस पहले वीडियो में थे और 75 क्वेश्चंस दूसरे वीडियो में। एग्जामपुर के विवेक सर ने बहुत ही अच्छा इसको लॉन्च किया है प्रैक्टिस सेट। आप इसको सॉल्व करना ना भूलिए। हमारे चैनल पर डेली आपको
प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराए जाते हैं, इसका सॉल्यूशन लाया जा रहा है। आप इससे जुड़ना मत भूलिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको पूरा सपोर्ट करेगी आपके डाउट्स को दूर करने के लिए, ठीक है। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।